don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान. हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अ चैनल DDA डिजिटल प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हमारी करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 45. आई होप आप इसे फॉलो कर रहे होंगे और इसका नोट्स भी बना रहे होंगे और ये आपको हेल्प करने वाला है इन योर एग्जाम, NDA, AFCAT और एनी अदर एग्जाम्स. ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. आज का पहला क्वेश्चन है नेशनल IPR पॉलिसी. तो व्हाट इज IPR? IPR का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. देखो, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है. एक फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक योर मोबाइल, योर कार, योर होम और एनी एग्रीकल्चर फील्ड, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है योर माइंड. तो कोई भी चीज दैट यू हैव क्रिएटेड विद योर माइंड, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई. लाइक आपने कोई गाना लिखा और गाना आपने ऑब्वियसली आपने अपने लिए लिखा होगा. अब वो क्या करता हूँ मैं, वो आपके गाने को चुरा के मैं अपना बना लेता हूँ. तो डोंट यू थिंक कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी बचाना चाहिए. ठीक है, तो अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल IPR पॉलिसी को रिलेटेड, तो ये इसलिए न्यूज़ में था. तो ये कह रहा है नेशनल IPR पॉलिसी. जैसे आपने सुना होगा IPR में क्या क्या आता है, आपने देखा होगा पेटेंट होता है. एक पेटेंट, अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हो, तो आप उसका पेटेंट कराते हो. दैट इज़ फॉर 20 ईयर्स. 20 ईयर्स के बाद उसका कॉपी हो सकता है, बट 20 ईयर्स से पहले उसको कॉपी नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई गाना लिखा, कोई आपकी पोएम है, कोई आपका लिटरेचर है, तो वो आपके लाइफ टाइम तक आपके नाम पे वो क्या रहेगा? वो कॉपीराइटेड रहेगा. आपकी लाइफ टाइम के बाद भी 60 ईयर तक वो कॉपीराइटेड रहेगा. ठीक है, जैसे कि कुछ ट्रेडमार्क्स होते हैं, लोगोज होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं. लाइक आपने कोई ज्वेलरी का डिज़ाइन, कोई नया डिज़ाइन बनाया, आप चाहते हो कि मैं उसको कॉपी कर लूँ? नहीं. तो ये इन चीज़ों को बचाना होता है, जिसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्ट का मतलब होता है दिमाग से बनाया हुआ जो काम क्या हो, क्रिएशन. तो हम उन्हें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ना, हम उसे क्या करते हैं, उसे सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, तो वैसे एट इंटरनेशनल लेवल WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप मेरे को जब मिलोगे तब बता देना. तो इसका जो ये ध्यान रखता है वो WTO ध्यान रखता है एट द वो इंटरनेशनल लेवल ना. ठीक है, तो अभी इंडिया में इसके रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है, कौन इंडिया में इसको रेगुलेट करता है? तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट. विच सिटी होस्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम? एक ना ये वॉश स्कीम है. ठीक है, वैसे ही जो स्कीम है वो WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम है वॉश. ठीक है, वॉश की फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये इसकी फुल फॉर्म है वॉश की. तो ये इंटरनेशनल WTO की स्कीम है. वैसे हम भी नेशनल लेवल पर जनरली ये रूरल एरियाज में जो वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो और अगर हाइजीन हो, तो आपको पता ही है कि बीमारियां कम होंगी. तो WHO की ये इनिशिएटिव है WHO को, तो हम नेशनल लेवल पे भी इसे ट्रैक करते हैं. ठीक है, कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये इंडिया की खुद की पर्सनल कॉन्फ्रेंस थी टू चेक द प्रोग्रेस, कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. और वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है कि वो कहाँ पे हुई है, उसका आंसर है वो न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई है. ठीक है, नेक्स्ट. Which Indian state is set to inaugurate the largest office space in a single project globally? कि कौन सी ऐसी वो है, क्या कहते हैं, स्टेट है जिसने एक सिंगल जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बनाया. ठीक है, तो भाई उस जगह का नाम है, मैं बता देता हूँ, उस जगह का नाम है सूरत डायमंड बोर्स. ये उस बिल्डिंग का नाम है जिसका वो पूछ रहा है. लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस मतलब कि 67,000 ऑफिसेज ये अकोमोडेट कर सकता है इतनी एक ही जगह पे. मतलब इट इज सिटी इनसाइड सिटी. ठीक है,
इतने ऑफिस अकोमोडेट कर सकता है दुनिया में। इससे पहले पेंटागन ऑफ अमेरिका वो सबसे बड़ा ऑफिस था पूरी, मतलब ऑफिस स्पेस था पूरी दुनिया में। अब सूरत में ये बनाया गया है, ओके। और कंपनी भी आई थिंक इंडियन ही है। उस कंपनी का नाम है जिसने ये ऑफिस बनाया हुआ है मॉर्फोजेनेसिस। इस कंपनी ने इसका ठेका लिया था, आप कह सकते हो टारगेट लिया था। उसने ये ऑफिस स्पेस बना के दिया है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज बन सकते हैं, 67,000 अराउंड ऑफिसेज बन सकते हैं। ये पूरी जो एक तरीके से सिटी, इनसाइड सिटी बनाई गई है, ऑफिस स्पेस के लिए बनाई गई है। इससे पहले जो था वो था अमेरिका का पेंटागन। अब पेंटागन को भी रिप्लेस कर दिया हमारे सूरत इसने। और तो ये ऑब्वियसली सूरत है तो नाम क्या होगा, सूरत है तो नाम क्या होगा, आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज अनवील्ड अ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कॉल्ड CM3 लियोन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आपने AI के बहुत सारे फॉर्म सुने होंगे, जैसे चैट जीपीटी में आप उससे कुछ भी बात कर सकते हैं, आप वो एक तरीके से मैसेजिंग आप है। अभी चैट जीपीटी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो आप उससे इमेज मांगो तो वो आपको इमेज बना के देते। एक ये अनदर फॉर्म ऑफ AI है, इसे बोलते हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये अपनी एल्गोरिथम से ये नई इमेज बना सकता है, ये एक नया चेहरा बना सकता है। जैसे कि आप हम सब हैं इतने ना, 8 बिलियन अराउंड पीपल हैं, ये 8 बिलियन अराउंड लोगों को छोड़ के एक नया चेहरा क्रिएट कर सकता है, जैसे डीप फेक। तो बहुत सारी चीज़ें ये कर सकता है, जनरेट कर सकता है, मतलब इमेजेस में आप कैसे, आप उससे कहोगे मेरे को ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कल इंस्टा पे एक इमेज देखी कि अगर ये जो एक्ट्रेसेस हैं अगर ये लड़का होती तो कैसी होती। तो असल में ये जो काम होते हैं ये होते हैं इनके जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के। तो ये जो CM3 लियोन है ये कह रहा है कि ये किस कंपनी का काम है, तो ये मेटा का काम है। और हमें सबको पता है कि मेटा ओन करती है किसको, फेसबुक को मेटा ओन करती है। ठीक है, ये हमें पता है। ओके, विच कंट्री इज आर होस्टिंग द फीफाज विमेंस वर्ल्ड कप 2023। तो फीफा का विमेंस 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसमें आई थिंक पहली बार 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, 32 टीम्स। ठीक है, 32 टीम्स, लास्ट टाइम नहीं थी, लास्ट टाइम आई थिंक 24 थी। इस बार 32 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 कंट्री शेयर कर रही हैं, अदरवाइज आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार ये 2 कंट्री शेयर कर रही हैं, इसको को होस्ट कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसका जो मैस्कॉट, ठीक है, वो देखा होगा ना आपने, जो जानवर सा होता है, मतलब हम किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए उसे बचाते हैं, मैस्कॉट, शुभांकर बोलते हैं हिंदी में। तो जो इसका मैस्कॉट है वो है तजूनी एक पेंगुइन है। ठीक है, पेंगुइन है। तो ये इसके बारे में कुछ खास बातें थी जो आपको जाननी थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप। एशिया सर्फिंग आपको पता ही है, सर्फिंग होता क्या है, जो पानी में आप देखते हैं वो जो सर्फर्स होते हैं वो पानी के ऊपर सर्फ करते हैं, वेव्स चलती हैं उसके ऊपर सर्फ करते हैं। तो ये एशिया की कोई सर्फिंग चैंपियनशिप होनी है, वो कहाँ होनी है, वो होनी है बच्चों मॉरिशस में होनी है, वो मॉरिशस में। ओके, विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का मतलब है एक बुक फेयर लगा होगा जहाँ पे वर्ल्ड से बहुत जगह से बुक्स आ रही होंगी। ठीक है, बहुत ही आपको डिफरेंट सेक्टर्स की बुक मिल जाएंगी। जो बुक लवर्स होते हैं उनके लिए एक तरह का हेवन होता है। तो शायद हम भी कभी बुक लवर्स बने, हमारे लिए भी कोई चीज़ हेवन हो जाए। तो ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज होना है। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज ये कहाँ होना है, ये न्यू दिल्ली में होना है, न्यू दिल्ली में। और इसको ऑर्गेनाइज करा रही है हमारी एक मिनिस्ट्री, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। डाइवर्स बैकग्राउंड की बुक्स आपको यहाँ पे मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये इनिशिएटिव है और न्यू दिल्ली में। ओके, एक आपने देखा होगा हमारे न्यू दिल्ली में एक है प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा रेनोवेशन हुआ है। वहाँ पे कोई हॉल था, उसका बहुत बड़ा रेनोवेशन हुआ है, जहाँ पे G20 की मीटिंग भी होने वाली है। ठीक है, आई थिंक उसका नाम है भारत मंडपम। आप इसे गूगल सर्च करना, आप देखना कितना शानदार ये बिल्डिंग बनाई है। यहाँ पे G20 की मीटिंग होनी है, प्रगति मैदान में रिनोवेट करके ये काम किया गया है। ठीक है, चेक करना, एक बार गूगल करना।
तनकाई मेथड, ठीक है। तो एक टंकाई विधि है। ये कह रहा है कि टंकाई विधि रिसेंटली न्यूज़ में है, और ये कह रहा है कि ये टंकाई विधि है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, टंकाई मेथड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको बताइए आजकल जो बोट मेकिंग है या शिप मेकिंग है वो थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में आ गया है, जिसमें हम नेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कीलों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में लोग वह कीलों से ज़्यादा उन्हें ना आपस में एक तरीके से सिल दिया करते थे या बुन दिया करते थे, जिसे सीविंग कहते हैं, ठीक है। बुन कैसे सकते हो आप भी कुछ, जैसे कि हमने देखा है पहले लोग क्या करते थे, बैम्बू जो होता था, बैम्बू को बैम्बू से जोड़ना हो तो एक तरह की घास से उसे लपेट के हम ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो पहले लोग बोट को सीव करते थे, उसे क्या करते थे, सीते थे। अब आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम उसमें कील का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा वो क्या होता है, थोड़ा सा उसमें चांसेस रहते हैं कि वो टूट जाएगी, ठीक है। तो जो टंकाई ये जो मेथड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है। खास क्या है, इसमें हमें नेल्स का यूज़ नहीं करना, कीलों का यूज़ नहीं करना, इसमें हमें क्या करना है, एक तरीके से नाव को सिलना है। सिलते कैसे हैं, जैसे कि आप कह सकते हो आपस में वो किसी धागे से उसे जोड़ेंगे, या कोई ऐसी चीज़ से, कोई बैम्बू का वो ऊपर से छिलका उतार के उसे जोड़ देंगे। ये कोई टेक्निक होती होगी, 2000 ईयर पुरानी ये टेक्निक है इंडिया की। जब तक यूरोपियंस ने हमारे लिए नॉर्मल नहीं किया था नेल्स को, उससे पहले हम यही यूज़ करते थे। ये जो इनिशिएटिव है ये फिर से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस में इंडियन नेवी का। तो इन्होंने इस इंडिया की इस टेक्निक को बचाने के लिए एफर्ट करने की बात की गई है, ठीक है। चलो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Who has been designated as the 25th Director General of Indian Coast Guard? Indian Coast Guard, who has been designated as 25th Director General of Indian Coast Guard? तो अभी नए DGICG बनाए गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो नए DGIC हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। ये आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है, ओके। चलो देख लेते हैं। तो भाई इनका जो नाम है वो क्या है, DG राकेश पाल, ठीक है। इनको इंडियन कोस्ट गार्ड को एक काम होता है कि वो हमारे जो वाटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। इंडियन नेवी का काम होता है कि अगर कभी कोई हमला होता है, बट अगर पेट्रोलिंग का काम देखा जाए तो वो कोस्ट गार्ड का काम है। और उसके नए जो DG बने हैं वो कौन बने हैं, DG राकेश पाल। नेक्स्ट, विच स्टेट एंड UT साइन द मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023? एक जगह पर मिनिमम इनकम गारंटीड की गई है, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेट है, देखो राजस्थान स्टेट ने डिसाइड किया है कि अगर कोई बंदा एल्डरली बूढ़ा है, ठीक है, स्पेशल एबल्ड है, मतलब जिसे हम दिव्यांग बोलते हैं, या कोई सिंगल पेरेंट या सिंगल पेरेंट विमेन है, अगर ऐसा कोई भी है तो उनको 1000 रुपीज़ गारंटीड किए जाएंगे साल में, बिल की फॉर्म में। और ये भी बोला गया है कि हर साल 15% से इंक्रीज किया जाएगा, तो एक अच्छा एफर्ट है। दूसरा, जो लोग हैं, यूथ हैं, उनको गारंटी किया गया है, उनको 125 डेज का वर्क गारंटी किया गया है, 125 डेज का। 100 डेज मनरेगा का ऑलरेडी कर ही रही है, 25 डेज मुख्यमंत्री की तरफ से होगा, तो टोटल कितने डेज हो गए, 125 डेज। ये हो गए फायदे। तो लोगों को पैसा मिलेगा तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेंगे। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जिस कंट्री में ऑलरेडी इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होता हो, या जिस स्टेट में हमें हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, रोड बनाने के लिए, आपको रफेल खरीदने के लिए, आपको हॉस्पिटल्स में कुछ भी करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम 1000 रुपीज़ बांट दें, ऐसे ही कर दें? क्या ये एक सही तरीका है लोगों को क्या करने का, आगे बढ़ाने के लिए? या उन्हें हमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए जिससे वो खुद ही वो 1000 रुपीज़ कमा लें, ठीक है। 1000 रुपीज़ एल्डरली विमेन और जो डिसेबल है उनके लिए मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, उनके कोई ना कोई तो ध्यान रखना पड़ेगा। बट क्या जो ये हमारे युवाओं के लिए जो ये चीज़ें हैं कि आपको 125 डेज़ का हुआ कि क्या कोई जाता है, या सिर्फ वो पैसा बस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है? तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ये अच्छा एफर्ट है
तो फिर ये एफर्ट किया है किसने? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान आजकल बहुत सारे न्यूज़ में रहता है, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी राजस्थान चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी के बाद पहली बारी यूएई कौन सा प्राइम मिनिस्टर गया? तो भाई ऑब्वियस ही बात है, आज की न्यूज़ है, इंदिरा गांधी के बाद मनमोहन सिंह तो जाने में, मनमोहन सिंह जाते तो वो मनमोहन सिंह के जाने में, उनके ज़माने में न्यूज़ आती 2014 से पहले। अब वो 2023 में आ रही है, तो ऑब्वियसली उनका आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। बट सीखने की बात यह है कि उनसे पहले कौन गई थी? सिर्फ इंदिरा गांधी गई थी। तो पहले नरेंद्र मोदी गए बैसल डे परेड में। ठीक है, बैसल डे परेड होती है कहाँ पर? फ्रांस में हुई थी वो परेड। ठीक है, वहाँ से आते हुए फिर वो यूएई रुक गए और यूएई के साथ अच्छे खासे एग्रीमेंट करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, हम आपस में एक दूसरे की करेंसी में ही ट्रेड कर लेंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करके आए हैं। ठीक है, अब हम डॉलर में नहीं करेंगे, करेंसी में कर लेंगे, और ये अच्छा एफर्ट था। और जब से हमने उनके साथ CEPA साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA, तब से हमारा जो ट्रेड है वो यूएई के साथ ऑलरेडी बढ़ गया है। और अब हमें आपस में ट्रेड करने के लिए डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमने आपस में अग्रीमेंट कर लिया कि हम डॉलर से नहीं करेंगे, हम आपस में करेंसी से कर लेंगे। तो उससे ये होगा कि हमें डॉलर नहीं चाहिएंगे, और डॉलर नहीं चाहिएंगे तो डॉलर ऑब्वियसली डॉलर के दाम नीचे जाएंगे। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मांगते हो ना, डिमांड एंड सप्लाई का रूल कहता है कि उसके दाम बढ़ते हैं। ठीक है, आजकल हर चीज़ ट्रेडेबल है, इवन डॉलर्स, रुपी, हर चीज़ ट्रेडेबल है, सब चीज़ बिकती है मार्केट में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? ठीक है, तो देखो पहली बात तो हम बात करते हैं कि ये MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसका कॉन्सेप्ट आया है UNDP प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है। तो पहले जो हम थे इंडिया में, आज भी आप देखते हैं कि हम जो कितना हम खा रहे हैं उसके हिसाब से पॉवर्टी डिसाइड हो रही है, पहले कितनी कैलोरी ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर पॉवर्टी लाइन, अगर 2400 कैलोरी आप रूरल एरियाज में खाते हो एंड 2100 कैलोरीज आप अर्बन एरियाज में खाते हो, तो आप गरीब नहीं हो। फिर उसमें थोड़ा पैसे का आया, ठीक है, कि पैसा कितना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिपोर्ट कि 31 रुपीज़ अगर आपकी जेब में है तो आप पुअर नहीं हो दिन के। ठीक है, 31 रुपीज़, तो आप पुअर नहीं हो। अब उसमें भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये बहुत सारी 3 फैक्टर में बहुत सारे इंडिकेटर्स पे काम करता है। फैक्टर्स 3 क्या है? इसने 3 फैक्टर लिए हैं, एजुकेशन लिया है, इसने हेल्थ लिया है, और इसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसने पर कैपिटा इनकम वो नहीं लिया है। ठीक है, तो भाई हेल्थ को कैसे चेक करेंगे कि कितना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, कितने बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है, कितने बच्चों को स्कूलिंग हो रही है, क्या रेशियो है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे चेक करेंगे कि घर में खाना कैसे बनता है, कुकिंग फ्यूल क्या है, लकड़ी से बना रहे हो, गैस आ गई है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है नहीं है, फर्श है, छत है नहीं है। तो मतलब अब आप पैसे से नहीं आप पता लगा सकते थे। आप अगर मैं कहूँ कि आपके पास अगर 31 रुपये है, नहीं, आपको पूरा एक सर्वे हो रहा है, उसके हिसाब से भी देखा जा रहा है। तो एक ना ये इंडिया में भाई वर्ल्ड के लेवल पे तो ये है, हमने उन्हें देख के हमने खुद की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनानी शुरू की। इंडिया में ये काम करता है नीति आयोग। अभी एक नई रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बोला गया है कि भाई हमने बहुत सारे लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? नीति आयोग। नेक्स्ट, सिंक्रो या इसका सिंक्रो जो ये है किसी स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आप आज भी यूट्यूब करेंगे तो आप यूट्यूब पे पाएंगे कि ओलंपिक में भी ये गेम है। होता क्या है, तो एक टीम होती है, टीम क्या करती है, वो स्विम करती है, और स्विम करते हुए वो बहुत सारी पोजीशंस बनाती है। जैसे कि डांस फॉर्म बनाएगी, डांस करते हुए आपको लगेगा वो हाथों पैरों से कोई तरह से एक तरीके से कुछ क्रिएट करेंगे, एक दूसरे से कुछ ऐसे उनके जेस्चर्स होंगे, वो सिंक करेंगे। तो ये आप YouTube पे देख सकते हो, आप उसमें देखेंगे कि सिंक्रो कैसे होता है। तो 5-6 टीम मेंबर होते हैं, वो आपस में जो उनके हाथ पैर होते हैं उनको सिंक करते हैं, पानी में तैरते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी लगता है। तो ये कह रहा है कि वो कौन से खेल से संबंधित है, वो स्विमिंग से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ सब्सिडाइज चना दाल सोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, आपको पता ही है आजकल टमाटर के दाम बहुत बढ़ गए थे, प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे, और मार्केट में बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो दाल के दाम भी बढ़ रहे थे। तो जैसे आजकल अरहर की दाल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या किया है, अपनी एक मार्केट में दाल उतारी है, जिसका प्राइस उन्होंने रखा है 60 पर केजी। ठीक है, 60 पर केजी चना दाल का प्राइस रखा है 60 पर केजी, 60 पर केजी। और अगर आप 30 केजी का बैग खरीदते हो तो ये रेट घट के 55 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। ठीक है, 30 किलो का बैग खरीदने में, तो अच्छा दाम है, अच्छा तरीका है मार्केट में प्राइस को रेगुलेट करने का। अब मार्केट में जो प्लेयर्स हैं उन्हें भी अपनी दाल के दाम घटाने पड़ेंगे, और मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलती है। टमाटर का दाम बढ़ा तो दाल वालों ने बढ़ा दिया कि दाल का बढ़ जाएगा। ये नहीं, टमाटर में हो गया प्रॉब्लम तो दाल के दाम क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट से चलती है। उन्हें लगता है कि हाँ इसके बढ़ जाएंगे तो अपने आप बढ़ा लेते हैं, फिर पता लगता है कि बढ़े नहीं तो फिर दाम फिर घट जाते हैं। बट आजकल हमने ट्रेंड देखा है बढ़ तो जाते हैं, घटाता कोई नहीं है। ठीक है, कम से कम जो रिटेल शॉप्स हैं वहाँ पे तो नहीं घटता, होलसेल मार्केट में वो तो डेली फ्लक्चुएशन चलती है ऊपर नीचे, वहाँ पे तो बिल्कुल सही चल रहा है। बट जो रिटेल मार्केट है, रिटेल में अगर एक बार चीज़ ऊपर गई तो नीचे ही नहीं आती। तो हमें तो एक एज अ जनरल पर्सन हमें तो ये लगता है कि मार्केट में महंगाई बहुत है। ठीक है, तो मार्केट में एक तरह से बेंचमार्क भी सेट हो जाएगा भाई, 60 रुपीज़ पर केजी से आप बेचोगे ही नहीं। और उस दाल का नाम रखा है भारत दाल। ठीक है, भारत दाल। विच कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट। तो देखो हमारे यहाँ पे फूड रेगुलेटर है FSSAI ना, फसाई जिसे बोलते हैं, और भी कंट्रीज़ के अपने अपने रेगुलेटर्स होंगे, उनकी ना एक मीटिंग हो रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मीटिंग कहाँ हो रही है, तो बच्चों वो मीटिंग कहाँ हो रही है, वो इंडिया में वो मीटिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड। कि एक ये रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ड्रग स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, कि ड्रग्स की स्मगलिंग को रोका जाए। रीजनल का मतलब है कि अपने आसपास की कंट्री आएंगी, और वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, वो कॉन्फ्रेंस हो रही है भाई न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज लॉन्च ChatGPT राइवल बार्ड इन यूरोपियन यूनियन, ब्राजील एंड अदर नेशन। तो ChatGPT आया था, ChatGPT ने आके बहुत हंगामा क्रिएट किया कि ChatGPT जॉब खा जाएगा एंड ऑल। अब बहुत सारी कंपनीज लगी हैं उसका राइवल बनाने में। ठीक है, तो अभी एक राइवल बना है, उसका नाम है बार्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो बार्ड करके राइवल है, ठीक है, ये जो बार्ड करके राइवल है, जिसने बहुत सारी कंपनीज में इसको लॉन्च किया गया, बहुत सारी कंट्रीज में इसको लॉन्च किया गया है, जैसे कि किसमें किया गया है, यूरोपियन यूनियन में, ब्राज़ील में, अदर नेशन में। तो वो कौन सी कंपनी से रिलेटेड है ये बार्ड, ये वाला नया वाला AI। तो भाई ये किससे रिलेटेड है, ये गूगल से रिलेटेड है। ठीक है, गूगल के पीछे रहेगा जब ChatGPT आगे बढ़ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट, हैली समिट हो रहा है 2023 और RCS उड़ान। RCS उड़ान का मतलब क्या होता है, RCS की फुल फॉर्म होती है रीजनल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 5.2 वर इनैगुरेटेड। तो भाई हैली समिट हो रहा है, हैली का मतलब हेलीकॉप्टर समिट 2023, RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। चाहते क्या है हम कि हर जगह पर एरोप्लेन से या एयर कनेक्टिविटी हो। तो जैसे कि देहरादून जैसा है, देहरादून में छोटा एयरपोर्ट है, अब देहरादून में चलो छोटा एयरपोर्ट के भी लायक है। अब आप सोचो कोई रिमोट एरिया है, यहाँ तो छोटा एयरपोर्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर अगर ऐसा हो तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर से कर देंगे कनेक्टिविटी, या बहुत ही छोटे एयरक्राफ्ट से कनेक्टिविटी करेंगे। तो ये हैली समिट हुआ है खुजराहो में, और खुजराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब इसकी फुल फॉर्म में क्या है, इसकी फुल फॉर्म में मैंने बता दिया है। इसकी थीम क्या है, जो ये हैली समिट हो रहा है 2023 और RCS समिट हुआ है, तो इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है रीचिंग टू द लास्ट माइल रीजनल
connectivity through helicopters and small aircrafts. ये इसकी थीम है, खजुराहो में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आखिर तक कोई रिमोट से रिमोट एरिया हो और इंडिया में हमें जाना हो तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट डेवलप करें। अब देहरादून जैसे शहर में तो छोटा एयरपोर्ट डेवलप हो भी जाएगा, वो चल भी सकता है, बट अगर इससे भी छोटा कुछ हुआ तो फिर वहाँ पे तो एयरपोर्ट अच्छे से नहीं करेगा, तो फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर से कनेक्टिविटी हो। और ये समिट हुआ है, यहाँ पे इन बारे में कोई चर्चा की जाएगी, ठीक है। Who has become the first bowler to take 7 wickets in T20 international cricket history? पहली बार किसी ने 7 विकेट हॉल लिया है, 5 विकेट हमने सुना है, 7 विकेट हॉल लिया है, और उस बंदे का नाम है सैयजुल इजाद इद्रास। ये जो बंदा है ये है मलेशिया का ये बंदा है। इसने कौन सी टीम के लिए खिलाफ किया है? चाइना, ठीक है। मलेशिया वर्सेस चाइना का मैच था। ही वॉज फ्रॉम मलेशिया, चाइना के इन्होंने 7 विकेट होल लिया है, ठीक है। यहाँ पे एशिया कप का क्वालिफाइंग मैच चल रहा था तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा ये कारनामा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो सबको पता है अभी गया है 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस मानते हैं, और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत प्राउड की बात है। कारगिल में हमें पता ही है, हमें कारगिल में उस लक्ष्य को पाने में कितनी जानें गंवानी पड़ी, और हम चाहते हैं कि आगे से हमें कभी भी ऐसा ना करना पड़े। हम हमेशा से सचेत रहें, हम हमेशा से आगे रहें, हमेशा हमारे इंटेलिजेंस अच्छे से काम करें, ठीक है। तो ये 26 जुलाई को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन बॉलर टू टेक द मोस्ट विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन बॉलर टू टेक मोस्ट विकेट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो भाई रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार तो खेल ही नहीं रहा है, जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहा है, तो या तो रविंद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हुआ? रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। मेरे को जानना है कि भाई पहले नंबर पर कौन है, ठीक है। वेयर विल पीएम मोदी इनैगुरेट गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? देखो, 2 तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं, ग्रीनफील्ड, एक ब्राउनफील्ड, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स कैसे होते हैं? जो आप बिल्कुल नए एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपने कोई ज़मीन ली, आपने उसे खरीदा, वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट डेवलप किया, बिल्कुल नया, तो वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो गया। एक होता है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड में क्या होता है? जब आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी एयरपोर्ट को रिनोवेट करते हो या उसे बड़ा करते हो, तो वो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट हो गया, समझ में आ गया। तो ग्रीनफील्ड में बिल्कुल नया, और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कैसे होते हैं? जब आप किसी चीज़ को रिनोवेट करते हो या उसे बड़ा कर देते हो। जैसे देहरादून का एयरपोर्ट है, ऑलरेडी वहाँ पे है, अब मैं इसे बड़ा कर दूँ तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया। और अगर देहरादून में एयरपोर्ट ना होता और मैं नया एयरपोर्ट बनाता तो फिर क्या होता? वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता। तो ये कह रहा है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इनैगुरेट किया है, और वो जगह में कहाँ है? हिरासार। वो किस जगह पर है? हिरासार में। Which Indian has won the gold medal in the World Youth Deaf Badminton Championship? एक वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही है, उसमें किस इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? गुरांशी ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट 100 इन टेस्ट क्रिकेट? मतलब किस कंट्री ने सबसे तेज 100 लगा दिया है, ठीक है। तो ये इंडिया ने काम किया है, 12 पॉइंट समथिंग ओवर में इन्होंने एकदम बहुत तेज तरार 100 रन बना दिए। आपको पता है, ये कंट्री की बात हो रही है। इंडिविजुअल प्लेयर की बात करूँ तो वो ब्रेंडन मैकुलम है न्यूजीलैंड के, जिन्होंने 54 बॉल्स में सबसे तेज 100 बनाए थे। बट ये बात हो रही है शुरुआत के तेज 100, मतलब ओपनिंग पे आए और आपने शुरुआत में एकदम धुआंधार रन बना दिए। और आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में जब रेड बॉल होती है, जहाँ पे स्विंग भी ज़्यादा होता है, स्पिन भी ज़्यादा होता है, उससे इतनी तेज रन बनाना इतना आसान नहीं है। T20 क्रिकेट में आसान है वाइट बॉल से, क्योंकि वाइट बॉल ना ज़्यादा मूव करती है ना ज़्यादा स्विंग करती है। तो ये एक अच्छा हमारा एक वो था। तो किसने किया? ये रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने किया है। ये रिकॉर्ड पहले श्रीलंका के नाम पे था, और किसी इंडिविजुअल के नाम पे अगर 100 रन तेज बनाना है तो वो कौन थे? ब्रेंडन मैकुलम, और वो किस कंट्री के थे? वो न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ यूएस नेवी? उनका नाम है लीजा
फ्रेंसेटी, मतलब फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ यूएस नेवी। यूएस नेवी द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, उसकी कोई विमेन एक क्या बनी है, चीफ बनी है। अमेरिका जैसी कंट्री की जो इतने सालों पहले आज़ाद हुआ था, आज पहली बार कोई विमेन वहाँ पे चीफ बन रही है। तो इंडिया में भी तो हम भी पीछे तो हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अभी पूरी दुनिया ने कुछ बहुत आगे बढ़ गई है। तो विमेन को वहाँ पे राइट मिला, आगे जाके हमारे यहाँ पे भी ऐसे राइट मिलते रहेंगे। और उस लेडी का नाम क्या है, लीजा फ्रेंसेटी, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन बन गया है? तो देखो सेकंड लॉन्गेस्ट तो ये बन गए नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, ये कह रहा है कि सेकंड तो ये हो गए नवीन पटनायक, फर्स्ट कौन है? तो बच्चों फर्स्ट हैं जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है वो सिक्किम के थे, उनका नाम है पवन सिंह चामलिंग, ठीक है, पवन सिंह चामलिंग, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है। और सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है? नवीन पटनायक। सेमिकॉन इंडिया 2023, सेमिकॉन जैसे होता है मैराथन, सेमिकॉन हैकाथॉन। सेमिकॉन क्या होता है? इंडिया सेमीकंडक्टर की फील्ड में पीछे रह गया है। कोरियन हमारे से आगे हैं, अमेरिकन हमसे आगे हैं, ताइवान वाले हमसे आगे हैं, तो हम पीछे रह गए हैं। सेमिकॉन का मतलब क्या हुआ? हम सेमीकंडक्टर के लिए हमने भी एक तरह का एक मैराथन टाइप रखा हुआ है कि हम उस पर मीटिंग करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे और इंडिया में सेमीकंडक्टर डेवलप करने के बारे में बातें करेंगे। तो ये सेमिकॉन की मीटिंग होनी है। क्वेश्चन ये है कि सेमिकॉन इंडिया जो ये मीटिंग होनी है ये कौन से राज्य में होनी है? तो ऑब्वियसली ये कहाँ होगी? फिर ये गुजरात में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो एक कोऑपरेटिव बैंक है, उसका लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया। उस कोऑपरेटिव बैंक का नाम क्या है? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अब इसका जो हेड ऑफिस था, असल में ये कोऑपरेटिव बैंक यूपी का था, हेड ऑफिस इसका है नगीना बिजनौर में। नगीना बिजनौर यूपी में इसका हेड ऑफिस था। अब ये बैंक क्या हो गया है? बैंक करप्ट हो गया है, तो इसको इसका लाइसेंस क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DIGCC। अब ये कॉरपोरेशन होती है, जितना भी आपका और मेरा पैसा है बैंक में, तो हम क्या, वो इंश्योर्ड होता है। कितना इंश्योर्ड होता है? अप टू 5 लाख। मतलब आपका पैसा है बैंक में 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, कितना भी है, बट इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ 5 लाख का ही है। और आपका पैसा है 50,000, 1 लाख, तो इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख का ही है। तो 1 लाख है तो आपको 1 लाख मिल जाएगा, 2 लाख है तो 2 लाख मिल जाएगा, 3 लाख है तो 3 लाख मिल जाएगा, 10 लाख है तो 5 लाख मिलेगा, 10 करोड़ है तो 5 लाख मिलेगा। बट जो बड़े बैंक्स होते हैं उनके चांसेस कम रहते हैं। तो तब कभी भी अगर अकाउंट खुलाना हो तो हमेशा से अगर अच्छे बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए जिसका लाइसेंस खुद का रद्द ना हो जाए, कभी हमारा पैसा डूब जाए। तो सबसे अच्छा SBI, आपने देखा होगा, भले ही SBI को हम कितना मजाक उड़ा लें उनका कि भाई SBI वाले खाना मतलब ये वो, बट एक तरह की गारंटी रहती है वो डूबेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है उसे बचाने के लिए। अगर डूबेगा भी तो गवर्नमेंट फंड देकर उसे बचाएगी। SDFC हो गया प्राइवेट फील्ड में, अच्छा बैंक हो गया, तो ऐसे बैंक में आपको खोलना चाहिए। और ये एक तरह का बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग एक तरह का ट्रस्ट होता है, अगर ट्रस्ट नहीं तो बैंकिंग नहीं, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? उसका नाम है एस फैंगन कैन्योक, एस फैंगनॉन कॉन्याक, सॉरी, एस फैंगनॉन कॉन्याक। ये लेडी है फ्रॉम नागालैंड। खास बात यह है कि ये राज्यसभा की डेप्यूटी चेयरमैन बन गई। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? ऑब्वियसली इट इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है फिलहाल। ये वाइस डेप्यूटी चेयरमैन बनी है राज्यसभा की, नागालैंड की है। फर्स्ट विमेन फ्रॉम नागालैंड है जो राज्यसभा की मेंबर बनी थी। तो फर्स्ट विमेन तो नागालैंड से आई और चेयरमैन भी बन गई, तो एक बड़ी बात है। नाम है इनका एस फैंगनॉन कॉन्याक, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। किस दिन मनाया जाता है? तो बच्चों ये मनाया जाता है ऑन 20 जुलाई को ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट एज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये एक इंडेक्स आती है जिसमें रैंक किया जाता है पासपोर्ट्स को। तो दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया का जो उसमें नंबर है वो 80th है, मतलब 80 नंबर पे हमें। अब ये जो बनाया जाता है वो देखा जाता है कि कितनी वैल्यू है आपके पासपोर्ट की इंटरनेशनली, कितनी कंट्रीज आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं। आप आए और आपको उधर से वीज़ा पकड़ा दिया, ज़्यादा कोई हसल नहीं है किसी चीज़ के लिए, आप आराम से आपको वीज़ा मिल गया। होता क्या है कि इंडियन पासपोर्ट को आप लेके जाओगे तो आपको इमिग्रेशन पे ही बहुत जगह रोक ले जाएगा। जैसे अगर आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज आओगे तो हर जगह आपको रोक ले जाएगा, इवन चाहे आपके पास वैलिड पासपोर्ट भी हो, वैलिड वीज़ा भी हो। तो ये वैल्यू की बात है। अगर वही आप यूएसए का वीज़ा, आप यूएसए का पासपोर्ट लेके घूमोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, इवन आपको कहेगा सर ठीक है ऐसे करके भेज देगा वो। क्यों? शायद इंडिया वाले मिसयूज़ भी करते हैं, हम डोंकी भी मारते हैं, हम जाते हैं किसी और कंट्री में, फिर रास्ते में दीवार कूदी और उस कंट्री में पहुंच गए, इसलिए लोग हम पे थोड़ा ट्रस्ट कम कर रहे हैं। धीरे धीरे देखी जाएगी, इतना सुधरा है और भी सुधर जाएगा। 80th हमारी रैंक है। जिनको हमसे खतरा नहीं है वो हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं कि आओ भाई घूमो फिरो, क्योंकि वो हमसे भी गरीब होंगे। वो कहेंगे क्या ही रहोगे तुम तो यहाँ तो फिर ऑलरेडी और भी वो है। कुछ कंट्री जो अमीर होती है जहाँ पे हम जनरली हम जाना पसंद करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये, तो इतना इजी हमें वीज़ा नहीं मिलता। वो बहुत सारी कंट्रीज हमें अलाउ भी नहीं करती, और जहाँ पे हमें बहुत मुश्किल के बाद वीज़ा मिलता भी है तो फिर हमें वहाँ पे बहुत सारी कठिनाई भी देखनी पड़ती है। तो इंडिया की जो रैंक है वो 80th है और हम चाहेंगे कि हम इसमें बहुत ऊपर जाएँ। इन विच कंट्री इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023, एक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन लगा है और वो कहाँ लगा हुआ है? वो साउथ कोरिया में लगा है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड आप इसे घर में बैठ के कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। दो चीज़ जो एनडीए के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर। तो अगर आप इन दो सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा फोकस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स जीएस में आएंगे। बाकी ज़रूरी तो सब चीज़ ही होता है, मैंने सिर्फ बोला है कि दो चीज़ें जो आपके ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है वो ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलो अगली बार मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.